हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ कंप्यूटर। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे जो है इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स कैसे कैसे आपके आगे बढ़े या क्या क्या उनमें होता है और किस तरीके से डेटा को उसमें फीड किया जाता है। तो इसमें लर्निंग पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। पहला लर्निंग पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और कहाँ तक हम आ चुके हैं। जनरेशन वाइज हम सब कुछ जानेंगे। सम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, कुछ पुरानी जो शुरू हुआ था जब कंप्यूटर, तो खाली ये कैलकुलेटिंग डिवाइसेस होती थी, जैसे कैलकुलेटर होता है उस तरीके से खाली कैलकुलेशंस करता था कंप्यूटर। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, और फिर इन डिवाइसेस का डेवलपमेंट होके जो हमारे कंप्यूटर्स बने, तो वो सब पीरियड को हम एक बार देखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, उनके बारे में जानेंगे। द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशंस है उनको बनाया जाता है, या किस तरीके से हार्डवेयर के साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं उसमें, तो वो सब हम देखेंगे। द प्रोसेसिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा, प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, और डेटा कैसे फीड किया जाता है वो भी जानेंगे, स्टोर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम एक बार देखेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन द प्रेजेंट एरा कंप्यूटर्स इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो जो कंप्यूटर है वो फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी रहा है और एंटरटेनमेंट में भी रहा है। अर्लियर कंप्यूटर्स वर वॉज यूज ओनली बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स होते थे वो सिर्फ साइंटिस्ट्स यूज़ करते थे या फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स यूज़ करते थे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। हमने देख लिया पहले कि जो अर्ली कंप्यूटर्स होते थे वो एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ किए जाते थे, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ही होती थी। ऐसा नहीं होता था कि आप वीडियो देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, वो सब नहीं था। Nowadays computer can be afforded by small organizations and even individuals। आजकल आप देखोगे बैंक से लेके स्कूल से लेके आपके घर तक में कंप्यूटर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सिर्फ इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट जो होते थे वो कंप्यूटर को अफोर्ड कर पाते थे, वो भी गवर्नमेंट की हेल्प से, या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था तो वो ही कंप्यूटर खरीद पाता था, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। कंप्यूटर हैज़ नाउ बिकम अ बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर यूजेज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस। Computer is used extensively in banks, hospitals, shops, schools, airports, railway stations, space technology and research etc। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सब बैंक्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, शॉप्स में यूज़ होते हैं, ये सब जानते हैं। कंप्यूटर इज derived फ्रॉम द वर्ड compute। कंप्यूटर कौन से वर्ड से डेराइव किया गया है? कंप्यूट से, विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब ही कैलकुलेशन करना है। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेट, कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, ये एक इंग्लिश वर्ड है। बट कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू अ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। लेकिन आजकल क्या है, ये खाली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस नहीं रह गए हैं, खाली कैलकुलेशन के बेसिस कैलकुलेशन के लिए ही खाली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम इसमें मूवीज़ भी देखते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, है ना, डेटा शीट्स भी बनाते हैं, फीडिंग भी करते हैं डेटा की। तो आजकल वो सब चेंज हो चुका है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो एक से ज़्यादा तरीके का काम कर सकता है और एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस को या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली ये चला सकता है। The present day computer is entirely different from the earlier devices that were invented for doing calculations. Let us glance through the major milestones in the journey leading to the evolution of प्रेजेंट डे कंप्यूटर। तो इवॉल्व हुआ है हमारा कंप्यूटर, छोटे से लेके बड़े तक आया है ना, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस से लेके आज वो एक वर्सेटाइल डिवाइस बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन चुका है जिसपे हम सारे काम कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मैं हिस्ट्री ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो आज कंप्यूटर की हिस्ट्री भी हम पढ़ लेते हैं। द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ नंबर्स लेड टू invention of different counting devices, right from abacus, the first counting device. Many other devices were invented leading to the development of computer। तो सबसे पहले जो डिवाइस बनी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री में, वो अबेकस थी। अबेकस किस लिए यूज़ होता था? वो काउंट करने के लिए यूज़ होता था, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ होता था। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अबेकस है। यहाँ पे इन ये जो आपको दिख रहे हैं बीट्स, और इनको यूज़ करके हम जो है वो कंप्यूट करते थे, या फिर इनको यूज़ करके हम काउंट करते थे। द अर्ली कंप्यूटर्स, तो सबसे पहले अबेकस की बात करते हैं। 3000 BC में स्टार्ट हुआ था, है ना, बिफोर क्राइस्ट।
इट इज़ द फर्स्ट नॉन डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो पहली डिवाइस थी ये जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुई। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज़ पीपल। तो चाइनीज़ पीपल ने इसको इन्वेंट किया था मोर देन 560 ईयर्स अगो। इट वॉज अ वुडन फ्रेम विद रोज ऑफ वायर्स एंड बीड्स। मैंने बीड्स के बारे में आपको बता दिया, जो आपको दिख रहे हैं बीड्स है, वायर लगी है, वायर पे बीड्स है ना। तो इसमें इस तरीके का कुछ सेटअप होता था और इससे काउंट किया जाता था। क्लियर। दिस डिवाइस वॉज यूज फॉर बिग कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। इट वॉज फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये सबसे पहले मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसमें आप एडिशन भी कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। क्लियर। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो आया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज proposed difference engine in 1822 to compute the table of numbers। तो ये जो आपके डिफरेंस इंजन है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये टेबल्स को कंप्यूट करने के लिए काम आता था, टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए काम आता था। क्लियर। इन 1833 he proposed analytical engine which had all the basic parts of computer। तो अब जब 1833 आया तब तक बेसिक जो पार्ट्स थे वो सारे कंप्यूटर के अंदर उसने डाल दिए। जो नॉर्मल से पार्ट हुआ करते थे वो उसने बनाने की कोशिश की और उससे कंप्यूटर तैयार हो गया। फिर आगे बात करते हैं तो नेपियर लॉगरिथम की बात आ जाती है। एज टाइम पास्ट अ नीड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस दिस वॉज प्रोवाइडेड बाय अ स्कॉट जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर करके एक बंदे थे, उन्होंने नेपियर लॉगरिथम्स का जो है वो इन्वेंशन किया। ही इन्वेंटेड लॉगरिथम्स कॉल्ड नेपियर लॉगरिथम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉग टेबल। तो इसी को हम फर्स्ट लॉग टेबल कहते हैं। तो लॉग आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस को इजी कर देते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसके बारे में आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस याद रख लीजिए कि जो फर्स्ट लॉग टेबल थी वो जो है जॉन नेपियर उन्होंने दी थी। ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1614। इट वॉज अ सेट ऑफ रॉड्स टू यूज अ मल्टीप्लीकेशन एड्स। तो इसमें क्या था, कुछ सेट्स ऑफ रॉड्स लगी थी, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती थी, जो मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती थी। अब पहले ऐसे आपके डिजिट वाले कैलकुलेटर्स तो होते नहीं थे, डिजिटल कैलकुलेटर्स तो होते नहीं थे, तो इसी टाइप के कैलकुलेटर्स यूज़ किए जाते थे साइंटिस्ट्स के द्वारा या फिर इंजीनियर्स के द्वारा, जिससे क्या होता था जो कैलकुलेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती थी। क्लियर। अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन, तो इनके इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। ब्लेज पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया, कब बनाया गया, 1942 में। किसके द्वारा बनाया गया, ब्लेज पास्कल के द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है, याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर की, कि पहले कंप्यूटर कैसे होते थे और धीरे धीरे कैसे उनका डेवलपमेंट होने लगा। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ, अबेकस था। उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, है ना, जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता था। फिर नेपियर लॉगरिथम्स आए। ठीक है, तो उसके बाद आपका आया अर्थमेटिक मशीन या फिर एडिंग मशीन। अर्थमेटिक मतलब जो आप कैलकुलेशंस करते हो सिंपल प्लस माइनस वगैरह की, ठीक है, उन्हीं को अर्थमेटिक बोलते हैं। तो ये सब इस टाइप के कंप्यूटर्स आने लगे। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब इसमें मशीन्स का यूज़ हुआ था, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का यूज़ हुआ था जो हमारा काम आसान कर रहे थे। क्लियर। अगला देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। फिर आए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी आ गई तो फिर उन्होंने ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज़ करने शुरू किए, तो वहीं से आपका निकल के आया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं पाता था। लेकिन जो अरिथमेटिक मशीन थी वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल पाती थी, क्योंकि ये खाली मैकेनिकल मशीन थी। ये खाली मैकेनिकल मशीन थी, इसमें खाली मैकेनिकल पार्ट्स हुआ करते थे, है ना। कोई भी मैकेनिकल मशीन होगी आप उसको हाथ से भी रन कर सकते हो, है ना, जैसे इंजन हो गया आपका। ठीक है, तो आप हाथ से रन करके भी उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। क्लियर। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटर मशीन्स वाज मेड which were more reliable and capable of performing thousands of calculations per minute। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे ये काफ़ी फास्ट हो गए। मैकेनिकल था वो, सपोज करो एक कैलकुलेशन में 1 मिनट लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो 1 सेकंड लगाया गया, उससे भी कम टाइम में आपकी एक कैलकुलेशन वो कर देगा। तो मिनट्स में वो काफ़ी सारी कैलकुलेशन कर देते थे, तो उससे टाइम भी बचता था और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी हम कर पाते थे। क्लियर। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था मार्क 1। क्या था, मार्क 1। आप देख पा रहे होगे कि साइज़ कितने बड़े थे पहले कंप्यूटर्स के। देखिए पूरे कमरे में एक कंप्यूटर रखा है ना, और इनकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत कम हुआ करती थी। आजकल के कंप्यूटर्स 1000 टाइम्स मोर पावरफुल हो गए इस मार्क 1 से। ठीक है, या 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। तो देखो कितना बड़ा साइज़ है, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग पावर आज के कंप्यूटर से कम हुआ करती थी। क्लियर।
इट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर विच कुड स्टोर अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या था कि डेटा का स्टोरेज शुरू हो गया। डेटा का स्टोरेज मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया और इसमें स्टोर कर दिया केबी में या फिर जो भी होता होगा पहले, ठीक है, एमबी में, ठीक है। तो उस तरीके से इसमें जो है वो डेटा को सेव कर देते थे। इट वॉज इन्वेंटेड बाई हावर्ड एकिन इन 1944। द स्पीड ऑफ मार्क वन वॉज वेरी स्लो। तो स्पीड कैसी थी उसकी, काफ़ी स्लो थी। एंड इट मेड लॉट ऑफ नॉइस, ये नॉइस भी बहुत ज़्यादा करता था। बट इट वॉज फास्टर देन द मशीन्स मेड अर्लियर। मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर से क्या था ये मैकेनिकल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है ENIAC, ठीक है। तो ENIAC था अगला कंप्यूटर, मार्क वन के बाद आया जो, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन प्रेस्पर एंड जॉन W मोगले इन 1946। इट वॉज वेरी बिग एंड हैवी। तो ये कैसा, पहले कंप्यूटर्स कैसे होते थे, वेरी बिग, बहुत बड़े होते थे और हैवी होते थे, बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। इट कंसिस्टेड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी पे काम करता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपके ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी पे काम करता था, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ENIAC के बारे में आप ध्यान रखना, ये मार्क वन के बाद आया है, ठीक है। फिर आए UNIVAC। तो ये था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सबसे पहला कमर्शियल, पहले कंप्यूटर्स क्या होते थे कि खाली अपने यूज़ के लिए साइंटिस्ट ने बना लिए, उसको बेचा नहीं करते थे, कि आम पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन यूनिवैक 1 के बाद आ जाने से क्या हुआ, इसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। मतलब ये कंप्यूटर्स को मार्केट में बेचने लगे। तो ये कहाँ बना था, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह साइंटिस्ट को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी तो वो यूनिवैक 1 को खरीद लेता था, ठीक है। इट वॉज डिजाइंड प्रिंसिपली बाई J. प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोगले, द इन्वेंटर्स ऑफ द ENIAC। मतलब जो ENIAC के आपके जो इन्वेंटर थे उन्होंने ही यूनिवैक 1 को बनाया था। इट वॉज मेड इन 1951 में इसको बनाया गया था। इट वॉज फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर्स। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे जैसे नए कंप्यूटर्स आते रहेंगे वो फास्ट होते रहेंगे पुरानी जनरेशन से नए कंप्यूटर्स जो है वो धीरे धीरे फास्ट होते रहेंगे। तो ये आपको अपने मन में रखना है, ठीक है। ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो उसी तरीके से आप देख लेना, ठीक है। तो एक आपका जनरेशन दिया हुआ है, कंप्यूटर की जनरेशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, फिर दूसरा टाइम पीरियड आता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो अलग अलग जनरेशन बोल देते हैं उनको, है ना। तो पहली टेक्नोलॉजी है उसको फर्स्ट जनरेशन बोल दिया, दूसरी टेक्नोलॉजी है उससे बेटर टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है तो उसको सेकेंड जनरेशन बोल दिया, फिर थर्ड बोल दिया, ऐसे ही साइमल्टेनियसली उसको जो अगली टेक्नोलॉजी है उसको फोर्थ बोल दिया, क्लियर। तो पहली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें देखो इनपुट के बारे में आप जानते हो, आउटपुट के बारे में आप जानते हो। इनपुट मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, मतलब बता रहे हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी के थ्रू ही दे रहे होगे, है ना। बोल के तो बोल नहीं सकते आप कंप्यूटर को कि हाँ ये कर दे वो कर दे, आजकल तो चलो ये आ गए, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। तो इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है। जैसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर था, तो फर्स्ट जनरेशन हम काउंट करते हैं 1940 से लेके 1956 तक। तो उसमें इनपुट किससे लिया जाता था, पंच्ड कार्ड्स होते थे, उनसे इनपुट लिया जाता था। और आउटपुट जो था वो आउटपुट हमारा मिलता था पंच्ड कार्ड से ही, क्लियर। और जो एक्सटर्नल स्टोरेज थी, जैसे आजकल पेन ड्राइव्स है या मेमोरी कार्ड्स है आपके, या CD थी पहले, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज कैसे आते थे, मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू इनको लिया जाता था, मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू लिया जाता था, क्लियर। तो एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, यूनिवैक, ENIAC, एडवैक, ठीक है। तो ये सब काफ़ी बाद जनरेशन के कंप्यूटर्स है, जो मैकेनिकल के बाद है, सब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे 1940 में जो आ गए थे आपके, ठीक है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 में शुरू होती है, 63 में वो ख़त्म हो जाती है। उसमें इनपुट का मोड क्या था, पंच्ड कार्ड्स थे, मैग्नेटिक टेप्स थी। और आउटपुट का मोड क्या था, पंच्ड कार्ड्स थे। एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब अगर आपको कोई डाटा इधर से उधर ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो आपको एक एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज़ करना पड़ेगा। उसी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज की जगह, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। तो इन दोनों में एक्सटर्नल स्टोरेज की जगह क्या यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर्स वाला, ये IC वाला आ गया था,
ये सेकंड वाला ट्रांजिस्टर वाला है, थर्ड और फोर्थ आईसी वाला है आपका इंटीग्रेटेड जो भी होती है आपकी वो, ठीक है। 1964 में स्टार्ट होता है और 71 में वो ख़त्म हो जाता है, जो थर्ड जनरेशन है। इसमें इनपुट मोड क्या था, कीबोर्ड से हम इनपुट देते थे, पहले माउस नहीं होता था। आउटपुट क्या था, मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलती थी। और एक्सटर्नल स्टोरेज में हम मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक डिस्क। आपने देखी होगी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना, एफडीडी बोलते हैं जिसको। तो एग्जांपल्स भी एक बार आप देख लेना सब, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ जनरेशन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं। इसमें भी अलग अलग जनरेशन्स आ गई है, कंपनी ने अपनी अलग अलग जनरेशन्स निकाल दी, जैसे इंटेल ने फर्स्ट से लेके 10th तक जनरेशन आ गई है उनकी, है ना। तो वो एक सब पार्ट है, ठीक है। लेकिन एक अगर आप ओवरव्यू देखो तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। 1972 में स्टार्ट हुए थे जो, और अभी तक वो चल ही रहे हैं, क्लियर। इसमें इनपुट ऑपरेशन क्या होता था, इनपुट कैसे दी जाती थी, कीबोर्ड, या आजकल कंप्यूटर्स में आप देखोगे इनपुट कैसे देते हो आप, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से दे दोगे, है ना, पेन से दे दोगे, लाइट पेन आता है वो, ठीक है। ऐसे ही इसमें आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉनिटर यूज़ करोगे या फिर प्रिंट आउट ले लोगे इसका डायरेक्ट, तो मॉनिटर या फिर प्रिंटर आप आउटपुट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती थी विद हायर कैपेसिटी, या आजकल क्या आ गई है, पेन ड्राइव्स आ गई है, या सीडी आ गई है आपकी, डीवीडी आ गई है ना। तो मैग्नेटिक डिस्क मतलब वही होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपका, उसमें मैग्नेट जो है वो यूज़ होती है और उसके थ्रू आपका डेटा रीड किया जाता है, क्लियर। तो इसमें भी एग्जांपल्स आप देख लेना, ठीक है। एप्पल का मैकिनटॉश जो आया था, सबसे पहला कंप्यूटर जो एप्पल का आया था, वो मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ हुआ था। तो उसके बारे में भी आप जस्ट ब्रीफली याद रखना, इतना कोई डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना है, क्लियर। द कंप्यूटर्स दैट वी सी टुडे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1982, मतलब ये जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी, 1982 में। दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज, है ना। पीसी बोलते रहते हैं, पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर फास्टर देन द अर्लियर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया पुराने जो कंप्यूटर्स हैं उनसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो साइज़ कम होता जाएगा और प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती जाएगी, नंबर ऑफ कैलकुलेशन एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है आपके वो बढ़ते जाएगी धीरे धीरे। दीज आर ऑल्सो चीपर एंड स्मॉलर इन साइज। ये क्या होते हैं आजकल, चीप होते हैं काफ़ी कंप्यूटर्स, आप घर में भी लगा लेते हैं, लैपटॉप सबके पास है ऑलमोस्ट, है ना। तो आजकल के कंप्यूटर्स काफ़ी चीप होते हैं। पहले करोड़ रुपीज़ में भी आपका कंप्यूटर नहीं बन पाता था और वो भी काफ़ी स्लो होता था, लेकिन आजकल आपको 5-7 हज़ार रुपये में एक कंप्यूटर मिल जाएगा, है ना, काफ़ी चीप हो गए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 टाइप होती है टोटल। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं जिनको, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो हम माइक्रो से स्टार्ट करते हैं। दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशंस, दीज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसी। तो जो आप पीसी यूज़ करते हो वो क्या होता है, वो जो घर में यूज़ करते हो क्या होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। अब इनकी खूबी क्या है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल इन साइज एंड हैव लो स्टोरेज। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, स्टोरेज में इनमें कम, मतलब स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ, IBM का पीसी या फिर C64, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। एट द टाइम ऑफ टुडे दीज आर वाइडली यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेस, शॉप्स एंड होटल्स। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कौन सा कंप्यूटर है, या इस होटल में कौन सा कंप्यूटर लगा है, या फिर आपके बैंक में कौन सा कंप्यूटर लगा है ना, तो आप बोल सकते हो कि ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स है। दूसरा टाइप होता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर नाम से ही समझ आ रहा है, छोटा होगा, है ना। दिस इज बेटर एंड फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये बेटर होता है, फास्ट भी होता है माइक्रो कंप्यूटर से। इट हैज़ मोर स्टोरेज ज़्यादा होती है, एंड प्रोसेसिंग स्पीड, इट इज़ मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है इसकी। एग्जांपल्स, वैक्स कंप्यूटर, POP8, several hundred users can use it at the same time. At present, we use these computers in banks, universities, in railways for reservation, etc. तो ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे यूज़ होता है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, बड़े बड़े बैंक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो कितना बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी प्रोसेसिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पूरे कमरे में आ जाता है आपके, एक बड़े लार्ज साइज कमरे में आपका पूरा कंप्यूटर आएगा। These computers are large in size and faster. ये बड़े भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। These are more powerful and have high storage. इनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, PDP-10, इनके आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं मेन फ्रेम के। माइक्रो और मिनी के रखो ना रखो, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के आपको, स्पेशली सुपर कंप्यूटर्स के तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही हैं कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या इंडिया में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो हम देखेंगे आगे, क्लियर।
दीज आर मोर पावरफुल एंड हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एग्जाम्पल इसका है PDP-10 और IBM का, IBM एक कंपनी है, उसका 390। दीज हैव टू मैनेज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड नीड लो टेम्परेचर एंड डस्ट फ्री प्लेस। तो जनरली क्या होता है, जिस रूम में लगे होते हैं वो रूम को AC बनाया जाता है, जिससे जो कूलिंग है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ये बहुत गर्म चलते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इन्हें AC के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और डस्ट भी नहीं आनी चाहिए वहाँ। एट प्रेजेंट दे आर मेनली यूज इन बाई बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बड़े बड़े जो बैंक के जो मेन ब्रांच होगी, सपोज करो बेंगलोर में एक बड़ी सी मेन ब्रांच है, वहाँ से सब कुछ ऑपरेशन हैंडल हो रहा है, सारे बैंक्स वहीं से हैंडल कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर मिल जाए। या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गूगल हो गया आपका, है ना, और उसको सारा का सारा डेटा आपका जो भी आप डालते हो, अपलोड करते हो, सब स्टोर भी करना है, वो सबको जो है कंप्यूट भी करना है ना, और आपका उसको मैनेज भी करना है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। अब अगले जो सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, नाम से ही पता चले, सुपर कंप्यूटर्स। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव। सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दे नीड मोर प्लेस बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं, जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं उनसे सबसे ज़्यादा फास्ट भी है, सबसे ज़्यादा बड़े भी है। क्लियर? दे हेल्प अस टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन सेकेंड्स। तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा जो है वो उसको प्रोसेस कर देते हैं विद इन सेकेंड्स में। हो सकता है आपका जो सिंपल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो उस डेटा को प्रोसेस करने में 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, हो सकता है 10 साल लगा दे, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है हो सकता है वो उसी काम को 5 दिन में कर दे, 6 दिन में कर दे। तो इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल्स आर क्रे एंड परम। परम जो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, क्लियर, और अनुराग है एक, वो भी इंडिया का ही सुपर कंप्यूटर है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, परम और क्रे जो है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप परम बोल दोगे। क्लियर? नाउअडेज दीज आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। तो डिफेंस के लिए मतलब मिलिट्री में जो आपका मिसाइल्स होती है उसको लॉन्च करना है, या फिर सैटेलाइट से उनको लॉन्च करना है, या फिर आपको वेदर का फोरकास्ट करना है कि भाई कल बारिश होगी कि नहीं, अगले साल बारिश होगी कि नहीं, या फिर कितनी बारिश होगी, तो वो सब किसके थ्रू किया जाता है? सुपर कंप्यूटर के थ्रू। तो ये परम कंप्यूटर की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा होता है, आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स रखे होते हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक दिखाया गया है। क्लियर? अब इसमें एक नॉलेज फैक्ट दिया गया है, फिजित्सु के कंप्यूटर। क्या दिया है? फिजित्सु के कंप्यूटर। जो फिजित्सु के कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो लॉन्च हुआ था कब? जून में। क्लियर? तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और पिछले साल की जून में, ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पिछले साल की जून में, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं अब हम, ठीक है। कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, पहले हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, फिर देखा मिनी कंप्यूटर, फिर देखा मेन फ्रेम, फिर देखा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट थे, सबसे ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकते थे, है ना। उससे नीचे आते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आते थे आपका मिनी कंप्यूटर्स, फिर आते थे माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी सपोज करो 2 बंदे हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी ना किसी लैंग्वेज, किसी ना किसी भाषा में तो कर रहे होगे, है ना। सपोज करो एक बंदा हिंदी बोल रहा है, तो दूसरे को भी हिंदी आनी चाहिए समझने के लिए। अगर दूसरे को हिंदी नहीं आती तो क्या समझ पाएगा उसकी बात। ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो हमें कंप्यूटर को एक लैंग्वेज सिखानी पड़ती है, और हम उस लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज। इट्स जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, उस टाइप की लैंग्वेजेस होती है। जनरली संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग है आपकी रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है वो ये मान के चलो, जो कंप्यूटर को हम सिखाते हैं लैंग्वेज, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बिना हम कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को बता नहीं पाएंगे कि क्या करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, वर्ड आपने सुना भी होगा। कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स एंड कैरेक्टर्स। ये जनरली क्या होता है, इसमें बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब जो ABCD आपके हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। तो हम बताते हैं कंप्यूटर को ये सब लिख के कि हाँ तुझे करना क्या है, तुझे ऐड करना है, तुझे किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो सब हम बताते हैं।
computers can only process information in the form of a series of numbers, so all informations and instructions given to a computer must finally reach it in a special language which consists of numbers only. अब इसमें एक कैच है, जैसे हमें तो हिंदी आती है ना, हो सकता है किसी को इंग्लिश आती हो, किसी को फ्रेंच आती हो, या किसी को स्पेनिश, किसी को जर्मन, रशियन, तो हर बंदे को अलग अलग भाषाएं आती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिर्फ नंबर की भाषा समझता है, 0 1 बस ये दो ही नंबर उसको आते हैं, 0 1 और उसी से सब कुछ कंप्यूटर कंप्यूट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करके उस 0 1 को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर तक वो कैसे जाएगा, 0 1 की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ नंबर को समझ सकता है, या तो ट्रू समझ सकता है, फॉल्स समझ सकता है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, तो वो दो ही चीज़ समझ सकता है, 0 और 1। उसी भाषा में वो हमारे से इंटरेक्ट करता है, उसी भाषा में वो हमारे से बात करता है। तो हमने एक ऐसी लैंग्वेज बना ली जिसमें हम इंग्लिश में लिखे और कंप्यूटर तक क्या पहुँचे, कंप्यूटर तक पहुँचे 0 1 क्लियर। और कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ ये प्लस कराना चाहते हैं, माइनस कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, क्लियर। तो ये लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, द लैंग्वेज नंबर्स इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और इस 0 1 वाली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी। इन फैक्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा हैड टू बी फेड इन दिस लैंग्वेज। पहले क्या होता था, पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन देने होते थे इंग्लिश में नहीं देने होते थे, पहले हम 0 1 ऐसे लिख के 0 0 0 1 इस तरीके के कुछ कोड्स बनाते थे, और वो हम कंप्यूटर को एज एन इनपुट देते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डेवलप कर लिया है। कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप करने के बाद क्या हो गया है, हम इंग्लिश में इनपुट देते हैं, हम उसको इंग्लिश में बताते हैं, या फिर हम उसको रशियन में बताएंगे, है ना। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो अब देख लेते हैं वो लैंग्वेजेस कौन सी है ना, जो ईजी बना दिया है जिन्होंने हमारे काम को इंग्लिश में हम सीधा सीधा। सपोज करो आपको 0 1 में कंप्यूटर को बताना है, तो आपको कितना हार्ड पड़ेगा कि हाँ भाई प्लस करना है तो 0 1 0 1 1 1 0 इस तरह कुछ देना पड़ेगा आपको कंप्यूटर को, है ना। तो वो याद रखना, लेकिन इंग्लिश तो आपको पहले से आती है, तो इंग्लिश तो आराम से आप दे दोगे कि हाँ भाई प्लस करना है, इसको प्लस का साइन लगा दोगे आप। तो वो लैंग्वेजेस जो है हमने धीरे धीरे डेवलप की है। पहले हम 0 1 में ही इंस्ट्रक्शन देते थे, लेकिन अब जब लैंग्वेजेस को डेवलप कर लिया है तो फिर हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। तो कुछ लैंग्वेजेस के बारे में हम देख लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लोगो एक लैंग्वेज है, लोगो एक एल्गोल, बेसिक है, फोर्ट्रेन है, कोबोल है, पास्कल है, सी है, C++ है, जावा भी होती है, पाइथन होती है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती है इस टाइप की, क्लियर। ये लैंग्वेजेस जो है ये पीपल जो कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के साथ वो काफ़ी ईजी बना देती है। ये कंप्यूटर सपोज करो हमने C++ आपके कंप्यूटर में फीड कर दी, या कंप्यूटर आपका C++ पे काम करता है, तो हमें उसको इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शंस देने हैं, हमें 0 1 नहीं लिखना। वो कंप्यूटर का काम है, जो हम इंग्लिश में लिखेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा वो 0 1 में, और अपने आप समझ जाएगा उसको, है ना, क्लियर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज को जो हम 0 1 में देते थे उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते थे, और जो हम अब देते हैं इंग्लिश में उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। These languages translate our instruction into machine language that the computer can understand. Thus, a better computer developed, they also become easier to use due to the languages that were developed. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ आपको, है ना। और ये देख लो आप, C और C++ जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है आजकल, ठीक है। ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स है वो या प्रोग्राम्स है आपके एप्लीकेशन है वो C या C++ पे ही बेस्ड रहते हैं। टुडे वी डू नॉट इवन नीड द नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। आजकल क्या है, किसी को कंप्यूटर लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर पे काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि हमने इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को समझा दिया कि हाँ हम तुझे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे, तुझे खुद उसको कन्वर्ट करना है और खुद पता लगाना है कि अगर हमने लिखा प्लस का साइन दिया तो वो 0 1 है क्या है, ठीक है। तो वो अपने आप पता लगा लेता है, उसको जो है ट्रांसलेट कर देता है, क्लियर। द विंडोज एनवायरनमेंट मेक्स वर्किंग ऑन द कंप्यूटर वेरी सिंपल। वी ओनली हैव टू प्रेस बटन्स, है ना, आजकल बटन ही दबाने पड़ते हैं। इवन इफ वी फॉरगेट विच बटन टू प्रेस द कंप्यूटर इटसेल्फ विल इंस्ट्रक्ट अस, ठीक है। अगर आप भूल भी जाते हो कि भाई इस बटन से क्या होता है या उस बटन से क्या होता है, तो आपको हेल्प मेन्यू भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है कि हाँ इस बटन से ये होगा, लिखा आ जाता है, क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया आजकल आपका काम। अगली बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी की।
कंप्यूटर मेमोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आपका टॉपिक है। वी नो दैट कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। अब मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है? आपके दिमाग में मेमोरी है या आपके पास मेमोरी है, क्यों जरूरत पड़ती है? क्या करते हो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो। क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो। आपने एक क्वेश्चन याद किया तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। आपने एक लैंग्वेज याद की है तो आपकी मसल मेमोरी में वो जो लैंग्वेज है वो स्टोर हो गई है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है। कंप्यूटर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे मूवीज़ हो गई या फिर आपकी स्प्रेडशीट्स हो गई। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर स्टोर करता है एज डेटा और इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेटा। या तो डेटा की फॉर्म में होगा वो कि भाई सपोज करो एक गाना स्टोर कर दिया आपने, है ना, या फिर इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में कि हाँ आपने क्लिक किया तो एक फाइल होगी पूरी, वो उसके हिसाब से अपना एल्गोरिथम चलाएगा। वी हैव लर्नड दैट द प्रोग्राम एंड डेटा दैट वी फीड इनटू अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। ठीक है, तो हम पहले से जानते हैं कि जो डेटा है हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसकी मेमोरी में ही फीड होगा। जैसे कोई भी चीज़ आपको बोली जाएगी कि जाओ बाजार से 1 किलो चीनी लेके जाओ, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि हाँ 1 किलो चीनी लेके आनी है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में फीड हो जाता है जो भी आप फीड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर्स, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल देयर अकाउंट होल्डर्स, हाउ मच मनी इज देयर इन ईच अकाउंट, when each person has deposited or withdrawn money, and a lot of other information is all stored in computers। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। सपोज करो स्कूल में हो आप, ठीक है, स्कूल में किस टाइप की इंफॉर्मेशन फीड करेगा वो? या तो आपकी फ़ीस होगी, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। जो आपके एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स है, उनको स्टोर करेगा। या आप कोई फोल्डर बनाते हो, उसमें आपको सिखाया जा रहा है फोल्डर बनाना, तो फोल्डर बनाना उसको फोल्डर को स्टोर करेगा, है ना। आपको स्मार्ट क्लासेस में अगर आपको वीडियोस दिखाई जा रही है कुछ, तो उन वीडियोस को स्टोर करेगा। ऐसे ही अगर आप बैंक में चले जाओगे तो आपके अकाउंट की डिटेल्स को जो है स्टोर करेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, अकाउंट नेम हो गया, कितना पैसा है आपके अकाउंट में। तो वो सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है। क्या है? इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज करो आपको इतना सारा डेटा है, ठीक है, वो दिमाग में स्टोर करना पड़ता है, नहीं कर पाओगे, लेकिन वो कंप्यूटर ईजिली कर देगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको वापस निकालने की, तो आप एक क्लिक करके सिर्फ उसको निकाल पाओगे। क्लियर? तो इतना ईजी हो जाता है कंप्यूटर को यूज़ करके हमारा काम। क्लियर? कंप्यूटर्स हैव semiconductor chips which store information. Computers have 2 types of memory। ठीक है, तो 2 तरीके की मेमोरी होती है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है रोम और एक होती है रैम। एक होता है रीड ओनली मेमोरी एंड एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, वो आपका जो डेटा है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो परमानेंटली, मतलब परमानेंट उसको स्टोर कर लेगा। वो आपका इंस्ट्रक्शंस भागेगी नहीं, वो आपका डेटा हटेगा नहीं। ठीक है, द डेटा रिमेन्स परमानेंटली इन द कंप्यूटर इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आपने स्विच ऑफ भी कर दिया तो आपका जो डेटा है वो जाएगा नहीं कहीं पे। द CPU कैन ओनली रीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम बट कैन नॉट चेंज और राइट ऑन इट। ROM stores programs which instruct the computer how to process data and control its various parts। ठीक है, तो जो CPU होता है वो इन डेटा को पढ़ता है, पढ़ने के बाद इसको एनालाइज करता है और फिर प्रोसेस करके इसको आगे भेज देता है कि इस डेटा का होना क्या है। क्लियर? जिस भी पार्ट पे भेजता है वो, जिस भी टाइप का डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो पार्ट पे भेज देगा। सपोज करो इनपुट दी है, ठीक है, तो इनपुट दे के कहाँ जाएगा? CPU में जाएगा। CPU क्या करेगा? वो आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा उसको। क्लियर? तो इसी तरीके के अलग अलग जो आपके डेटा है वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इफ इट्स रोम इज लॉस्ट। अगर रीड ओनली मेमोरी ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई किसी तरीके से या खो गई तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्लियर? कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो रोम के बारे में आपने जान लिया। अब हम रैम के बारे में जानते हैं। रैम कुछ इस तरीके की दिखती है। रैम स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली। अब रोम तो क्या थी? वो परमानेंट डेटा को स्टोर करती थी, परमानेंट रहता था उसमें डेटा। उसमें जो CPU था वो उसको डिलीट नहीं कर सकता था, डेटा को उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ रीड कर सकता था, खाली पढ़ सकता था उस डेटा को। जैसे आपकी नोटबुक है, आपने पेन से लिख दिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक नोटबुक है आपकी, आपने पेन से लिख दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते।
है ना, उसको हटा नहीं सकते पेन का लिखा हुआ। लेकिन अब सपोज करो आपने दूसरी नोटबुक ली, उसमें आपने पेंसिल से लिख दिया, तो आप उसको इजीली इरेज कर सकते हो। तो जो आपने पेंसिल से लिखा वो डेटा आपने सपोज करो मान के चलो कि वो आपने रैम में लिखा, क्योंकि रैम में क्या होता है, वो टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है, आप उसको इरेज कर सकते हो। क्लियर। लेकिन जो रोम है, जिस कॉपी में आपने पेन से लिखा था, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। क्लियर। तो रोम आपका एक तरीके से एक कॉपी होगी जिसमें आप पेन से लिख रहे हो, और रैम आपकी एक ऐसी कॉपी होगी जिसमें आप पेंसिल से लिख रहे हो और अपना डेटा को आप जो है वो रब कर सकते हो या इरेज कर सकते हो। ठीक है। तो रैम स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। द यूजर्स ऑफ प्रोग्रामर्स instruction and programs required for immediate processing are stored in RAM data in RAM is lost when the computer is switched off। अब क्या होता है, ये इस तरीके की कॉपी है आपकी, आपने बंद की कॉपी, और आपका जो पेंसिल से लिखा हुआ था सब अपने आप मिट जाएगा। एक मैजिकल कॉपी मान के चलो, ठीक है, आपकी कॉपी है, आपने उसमें पेंसिल से लिखा और जैसे ही बंद की वो मिट जाएगा सब कुछ। तो उसी तरीके की रैम होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो रैम में से सारा डेटा क्या है, वो रब हो जाएगा या मिट जाएगा। लेकिन जो रोम है उसमें आपने पेन से लिखा है, उसको आप चाहे कॉपी बंद कर लो, मतलब चाहे सिस्टम को शट डाउन कर लो, लेकिन आप उसमें से वो डेटा हटा नहीं सकते, वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है। सो इफ़ वी डू नॉट वांट आवर इंस्ट्रक्शन टू बी लॉस्ट, वी विल हैव टू स्टोर देम ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। अब यही होता है ना, जब आप कुछ वर्ड वगैरह पे काम कर रहे होते हो तो आपको बोला जाता है सेव करो अपनी फाइल को सेव करो। तो जब तक आपने वो फाइल सेव नहीं की है तो वो डेटा गया कहाँ, वो डेटा तो सेव हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर है वो डेटा फिर भी कि आपको दिख रहा है, तो वो रैम में स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप शट डाउन करते हो वो डेटा अपने आप उड़ जाता है। क्लियर। अगर आपको परमानेंटली उसको अपने पास रखना है तो उसको सेव करना पड़ेगा। सेव कहाँ करोगे, या तो हार्ड डिस्क में करोगे, पेन ड्राइव में करोगे, सीडी में करोगे ना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर्स, उनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। क्लियर। और रैम और रोम में बेसिक डिफरेंस देखना है कि रैम जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें परमानेंटली स्टोर रहती है चीज़ें, रैम जो है उसमें टेम्परेरीली स्टोर रहती है। तो सीपीयू जो है वो रैम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है डेटा की, लेकिन जो रोम है उसमें वो सिर्फ पढ़ सकता है डेटा को, लेकिन उसको रब नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आई होप आपको समझ आया होगा। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपकी बैक एक्सरसाइजेज है, टिक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर्स, ये सभी आप जल्दी से कंप्लीट कर ले। सारी फुल फॉर्म्स जो है आपकी दी हुई है, सीयू जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यूनिवैक वगैरह, एनीएक। ठीक है। तो इन सब की आप जो फुल फॉर्म्स है वो यहाँ पे लिख के याद कर लेना है। ये फुल फॉर्म्स आपकी काफ़ी जगह पूछी जाती है, खाली कंप्यूटर में ही नहीं पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाओगे तो हो सकता है आपका आ जाए कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर। तो ये खाली कंप्यूटर में ही काम नहीं आएगा, आपको आगे भी काम आएगा। किसी भी आंसर या क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, आप मेरे से पूछना और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मेरे नंबर पर आप सेंड करना। क्लियर। थैंक यू।